आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है एमटीपी पे। लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन का कैसे क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी पे बेस्ड। ठीक है, तो आज के जो दो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एमटीपी दैट स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर हम और जो दूसरा टॉपिक है वो रहेगा आप लोगों का एसटीडी दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर मैं एमटीपी की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एमटीपी क्या होता है और ऐसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में एमटीपी के बारे में बताया गया। तो एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब मेडिकली एडवाइज्ड आप एक प्रेगनेंसी को कब रोक सकते हो। ठीक है, पहला तो मैंने उसका हिंदी में आपको मतलब बता दिया। दूसरी बात ये हो गई कि हर प्रेगनेंसी को आप मेडिकली नहीं रोक सकते, उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लॉ है। तो सीधी सी बात है सर, अगर ये एक लॉ वाली चीज है तो इसके लिए एक एक्ट पास किया गया होगा और ये एक्ट नीट में पूछे जाने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। उसका डेट है 1971। बहुत सारे तरीके हैं आप इसको याद कर सकते हो, तो आप ये नंबर कभी भी नहीं भूलोगे। 1971 पे, इन द ईयर 1971 इंडिया में, मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, इंडिया में ये जो हमारा एक्ट है वो लागू हो गया था। दैट मींस लीगलाइज हो गया। तो ये एक्ट क्या क्या बोलता है और उस एक्ट का एक एक कंसेप्ट कैसा कैसा है हम लोग को वो बताता हूँ। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बाट करें तो बेसिक है डेफिनेशन वॉलेंटरीली यानी कि खुद से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर टर्म। ठीक है, टर्म के पहले हम लोगों ने प्रेगनेंसी टर्म आने से पहले हमने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर लिया। तो एबॉर्शन का मतलब क्या होता है सर? आप लोग बहुत सारी मूवीज देखे होंगे जिसमें वो बोलते होंगे कि बच्चा गिरा दिया, बच्चा गिरा दिया या बच्चा गिर गया। तो बच्चा गिरवा दिया अगर किसी डॉक्टर के हेल्प से किया गया है और लीगली किया गया है तो वो एक एक्ट के अंडर आएगा, इसको बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चा गिराना, अबॉर्ट करना, ये एक ही चीज है। आप कब तक कर सकते हैं? तो ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग नोटबुक में नोट करते जाइए। कितने पीरियड को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने पीरियड को आप एक सेफ एबॉर्शन का पीरियड बोलते हैं? तो वो पता करने के लिए आपको पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी में किस तरीके से पीरियड्स को बांटा गया है आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर वाइज बांटा गया है 3 ट्राइमेस्टर्स में। आप लोग सुने होंगे कि बोला जाता है कि एक बच्चे को 9 महीने के लिए अपने पेट में रखना चाहिए, 9 महीने के लिए रखना चाहिए। वो 9 महीने को 3 पार्ट में बांटा गया है। ट्राई दैट मींस 3, मेस्टर मतलब महीने। 3 महीने के 3 महीने के टोटल 3 ट्राइमेस्टर बनते हैं। ये हो गया 9 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू के 3 महीने को हम बोलेंगे पहला ट्राइमेस्टर, 4th मंथ 5th मंथ 6th मंथ को हम बोलेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर, 7th 8th और 9th मंथ को हम बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। दैट मींस एक बच्चे को 9 महीने के लिए अपनी मां के पेट में रहना चाहिए। 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर हो गए इसमें। ठीक है सर, तो अब जब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर हैं, तो आपका क्वेश्चन पे हम आते हैं कि कितने महीने तक वो एक सेफ एबॉर्शन होता है। तो जो एक रूल पास किया गया था वो ये बोलता है कि 12 हफ्ते तक आप जो एबॉर्शन करोगे वो एक सेफ पीरियड ऑफ एबॉर्शन है। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पूछता है सेफ पीरियड ऑफ एबॉर्शन 12 हफ्ता टिक करना है। अब मैं 12 हफ्ता क्यों बोल रहा हूँ? एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। शुरू का जो 3 महीना है इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उस पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको टोटल दे देगा 12 हफ्ते। तो आप ऑप्शन कितनी तरीके से घुमा सकते हैं, यू हैव नो आइडिया। तो आपका वेरियस आंसर होगा इस एक क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या है? कितने समय तक एक प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हो, जिसको आप बोलोगे सेफ पीरियड ऑफ एबॉर्शन। में फिर से सेफ वर्ड पे फोकस करता हूं। तो आप या तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हो, वही मतलब हो गया आप 12 हफ्ते में कर सकते हो, वही मतलब हो गया आप उसको शुरू के 3 महीने में कर सकते हो, वही मतलब हो गया आप 90 दिनों तक कर सकते हो। अब अगर मैं दिन की बात करूं, मैं डेज की बात करूं, तो एम्स में जैसे उन लोग क्वेश्चन को पलट करके पूछते हैं, वो आपसे बोल देंगे मेरा प्रेगनेंसी या फिर फॉर एग्जांपल XYZ कपल की प्रेगनेंसी 1 मार्च को चालू हुई थी। तो 1 मार्च को चालू हुई थी तो उसको कितने तारीख तक एबॉर्शन होगा? तो आपको काउंटिंग ध्यान से करनी है कि मार्च के महीने में होंगे 31 डेज। ठीक है, अप्रैल के महीने में होंगे 30 डेज, और फिर जो तीसरा महीना आएगा हमारा मई के महीने होंगे कितने दिन? 31 दिन। 31 और 31 हो गए 62 और 30 डेज उसके।
तो ये आपके होगा 92 डेज। आपका आंसर 90 डेज से शिफ्ट होकर के 92 डेज होगा। ठीक है, तो आपको दिन का कैलकुलेशन याद रखना है, अगर वो डेट देता है तो। नहीं देता है तो आप पहले ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं, दैट इज द सेफ पीरियड, और 12 हफ्ते तक करा सकते हैं, या फिर शुरू के 3 महीने में करा सकते हैं, या फिर ऑन एन एवरेज 90 डेज में करा सकते हैं। ठीक, अब जो कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको समझना है कि ये देखा गया है अगर हम 12 हफ्ते तक एबॉर्शन के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर इज सफिशिएंट, लेकिन अगर 12 हफ्ते के बाद, है ना, 12 हफ्ते के बाद अबॉर्ट करता है तो दैट विल बी नॉट सफिशिएंट, 2 डॉक्टर लगेंगे उसके लिए। तो सर ये थोड़ा बिना हॉचपॉच हो गया, अपन को समझ नहीं आया। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक चीज बताता हूँ, ये दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले बोला कि कितने दिनों तक हमारा एक एबॉर्शन सेफ होगा, मैंने ये नहीं बोला हम कितने दिन तक एबॉर्शन कर सकते हैं, बच्चे यही सुनेंगे। तो पीरियड जब तक आप एबॉर्शन कर सकते हो वो होता है 28 हफ्ते, 28 वीक्स, जिसको बोला गया है पीरियड ऑफ वायबिलिटी। अब 28 हफ्ता क्यों लिया गया है और पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या होता है? पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब ये होता है इस समय बच्चा बिना मां के सपोर्ट के अपने आप जी सकता है। कहने का मतलब 28 हफ्ते के बाद अगर एक बच्चे को मैं डिलीवर कर दूं, 28 हफ्ते के बच्चे को डिलीवर कर दूं, 0.1% ही सही उसके चांसेस हैं कि वो खुद ही सरवाइव कर जाए। तो यार अगर मैं 28 हफ्ते के बाद किसी बच्चे को मार देता हूं तो वो तो मेरे ऊपर मर्डर का केस हो जाएगा। इस वजह से ये एमटीपी का एक्ट लगा। आपको अगर एबॉर्शन करना है, अगर इस पूरे कंसेप्ट को समराइज कर दूं, अगर आपको एबॉर्शन करना है तो टोटल टाइम स्पेन आपके पास कितना है? 28 हफ्ते हैं सर। अब उस 28 हफ्ते में शुरू के 28 हफ्ते हैं ना सर, कोई भी बीच के नहीं, शुरू के 28 हफ्ते। अब मैं बोलूं कौन सा सेफ पीरियड ऑफ एबॉर्शन है, तो शुरू के 12 हफ्ते। ठीक, 12 हफ्ते तक सेफ पीरियड है, इस वजह से एक डॉक्टर कर लेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। 12 हफ्ते से 28 हफ्ते तक का समय अनसेफ हो गया क्योंकि उसमें मम्मी के जान जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसलिए एक डॉक्टर ना करके उसको 2 डॉक्टर करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट, टर्म प्रेगनेंसी क्या होता है? सर टर्म प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है एक बच्चा जब पूर्ण रूप से पूरा बन के रेडी हो गया और अब आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, पूरा डेवलप हो गया बहुत तरीके से, एकदम सही है, तो ऑन एन एवरेज 37 वीक्स को टर्म प्रेगनेंसी बोला जाता है। ये सारे वन लाइनर्स हैं, जब आप रिवाइज करोगे तो एक बार में आपको ये रिवीजन करनी चाहिए फटाफट। पीरियड ऑफ वायबिलिटी इंडिया में कितनी दी गई है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया में 28 हफ्ते। टर्म प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? 37 वीक्स। सेफ एबॉर्शन क्या होता है? 12 हफ्ते। फटाफट आपको लगने चाहिए, उसके पीछे का कंसेप्ट आपको बता दिया गया। ठीक, अब इसके बाद जो आता है लास्ट में एक कंसेप्ट बनता है आपका कि हम आखिर एमटीपी क्यों करते हैं, तो इंडिकेशंस ऑफ एमटीपी है, आखिर एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ गई। तो एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एमटीपी, 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से 3 सही होंगे और एक गलत। तो हम देख लेते हैं इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। मेजर 3 इंडिकेशन होते हैं, हेल्थ, रेप और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यार मैं कभी एमटीपी के लिए जाऊंगा जब पता है अगर वो बच्चा मेरी पेट में है, अगर मैं एक माँ हूं मेरे पेट में है तो मदर की हेल्थ को तकलीफ है। कहने का मतलब माँ की जान जा सकती है, प्रोबेबल इन द मूवी डायलॉग। सेकेंड, बच्चे की जान जाने का खतरा है, तो फीटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बच्चा गिरा दो। बोथ माँ और बच्चे दोनों की जान जाने का खतरा है तो भी एक एमटीपी का कारण बनता है। ठीक, सेकेंड, रेप, जो कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है, इस वजह से एमटीपी का एक्ट भी लगाया गया यार कि अगर एक लड़की का रेप हो जाता है तो वो बच्चा कैरी क्यों करेगी? देयर इज नो सेंस इन कैरिंग बेबी, तो आप उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, दैट इज रेप एक इंडिकेशन हो गया, उस समय भी बच्चे को गिरा सकते हो। ठीक, तीसरा होता है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एक कपल है जिनको अभी बेबी नहीं करना है, वो कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्शन सही तरीके से काम नहीं किया। हो सकता है उसने पिल्स सही तरीके से नहीं खाई, हो सकता है उसको कॉन्डम सही तरीके से यूज करने नहीं आता है, हो सकता है उसके अंदर जो वो डली हुई है, क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो सही तरीके से काम नहीं की। ठीक है, तो ये तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। इस वजह से भी आप एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो, दैट मींस आप बच्चा गिरा सकते हो मेडिकली, दैट इज लीगल। ये जो आप सारा काम कर रहे हो वो लीगल है। एक एडिशनल पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है एमिनोसेंटेसिस। तो सर एमिनोसेंटेसिस क्या होता है? आप लोग सुने होंगे, इंडिया में एक बहुत खराब आदत रही थी पहले के समय पे, अब ये चीजें सुधर गई है
कि फीमेल फीटिसाइड होता है। अगर किसी को पहले से पता चल गया कि माँ के पेट में बच्ची है तो वो बच्ची को गिरा देते थे, दैट मींस उनको गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए होता था। तो ये पता कैसे करते थे? तो उसके लिए अमीनो सिंथेसिस की एक टेक्निक होती है जिसका यूज करके वो पता कर लेते थे पहले ही कि उसका जेनेटिक क्या है, जो बेबी अंदर ग्रो कर रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। अगर वो एक मेल है तो वो उसको कंटिन्यू करते थे, और अगर वो एक फीमेल होती थी तो उसको मार देते थे। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है और इस वजह से अमीनो सिंथेसिस इंडिया में बैन हो चुका है। अगर किसी कारण के वजह से हमको पता भी करना है कि सेक्स क्या है बेबी का, तो वो पूरा मेडिकल होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई एमटीपी से रिलेटेड। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एसटीडी, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन फटाफट वन लाइनर बनते हैं, इसमें सच कोई कंसेप्ट नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है सेक्स के समय जो डिजीज एक दूसरे को फैल सकती है। तो इसमें कौन सी बीमारियां हैं जो एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, और भी होती है लेकिन मैं सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर करूंगा। एचआईवी, गोनोरिया, जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्ड्स। एक बार फिर से बता रहा हूं, एचआईवी, गोनोरिया, जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस एंड जेनिटल वॉर्ड्स। एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसटीडी, तो उसका आंसर है एचआईवी। एक और जो क्वेश्चन इसी एक पैराग्राफ से पूछा गया क्वेश्चन था आपका एसटीडी में, इन सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जो कि कंप्लीटली क्यूर नहीं होंगी, उनका कंप्लीट इलाज नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम याद करते हैं ट्रिपल एच। ट्रिपल एच, एच एच एंड एच। पहला एच बोलता है एचआईवी, दूसरा हो गया जेनिटल हर्पिस, तीसरा हो गया हेपेटाइटिस बी। तीन एच है जिनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है, बाकी सारे एसटीडी का कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। तो आई गेस ये लेक्चर शॉर्ट है लेकिन इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आप इसको एक बार रीड करेंगे और ट्रांजिस्टर और प्रेगनेंसी के कांसेप्ट इसमें क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।